अभी पिछले ही हफ्ते जिसके कंधे पर डोनाल्ड ट्रंप ने शाबाशी का हाथ मारा, वही डोनाल्ड ट्रंप को हाथ कर गया। In line with our manifesto to recognize Palestinian statehood. बिल्कुल ठीक समझे हैं आप। यहाँ बात हो रही है यूके के प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर की, जिन्होंने ऑफिशियली तौर पर फलस्तीन को एक आजाद रियासत की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। ये एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है। इससे रिगार्डिंग उन्होंने एक वीडियो पैगाम के जरिए से पूरी दुनिया को आगाह किया और बताया कि मिडिल ईस्ट की जो इस वक्त तबाहकुन सूरत हाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस 2 नेशन सोल्यूशन को जिंदा रखा है। ये डेवलपमेंट बताती है कि जुल्म और बर्बरियत का कोई मजहब, रंग और नस्ल नहीं होता। इंसानियत के लिए आवाज उठाने के लिए आपका मुसलमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि इंसान होना जरूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एमबी लर्निंग हब में खुशामदीद। 21 सितंबर 2025 को जैसे ही यूके ने फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम किया, इसके साथ ही कनाडा भी मैदान में उतरा और कनाडा ने भी ऑफिशियली तौर पर फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर लिया। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने ने ऑफिशियली तौर पर इसे अनाउंस किया और उन्होंने बताया कि कनाडा ने पैलेस्टाइन की लीडरशिप से कुछ कमिटमेंट्स भी लिए हैं, जैसे कि नेक्स्ट ईयर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, उसके साथ ही गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाना और नई पैलेस्टीनियन स्टेट को डीमिलिटराइज करना। जैसे जैसे दिन गुजरता गया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने भी पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करने के फैसले को अनाउंस कर दिया और फिर ये सिलसिला जाकर पुर्तगाल पे रुका कि जब पुर्तगाल ने ही संडे की शाम को ऑफिशियली तौर पर ये अनाउंस कर दिया कि वो भी पैलेस्टाइन को एक आजाद रियासत की हैसियत से तस्लीम कर रहे हैं। इस तरह यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल, इन 4 कंट्रीज ने कल पैलेस्टाइन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत से तस्लीम कर लिया है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि इन तीनों कंट्रीज का रिकॉग्नाइजेशन यूके के साथ कोऑर्डिनेटेड था और यूके तो एक यूएस का स्ट्रॉन्गेस्ट अलाय भी रहा है और अलाय है भी। दुख तो बहुत हुआ होगा डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ थपकी भी काम ना आई। और इस तरह से पहली बार मेजर वेस्टर्न पावर्स ने, जो कि इसराइल के ट्रेडिशनल अलाइज रहे हैं, ओपनली फलस्तीन का साथ देने का ऐलान कर दिया। ग्राउंड रियलिटी ये है कि यूएन के 193 मेंबर्स में से 147 मेंबर्स ऑफिशियली तौर पर फलस्तीन को एक आजाद रियासत की हैसियत से कबूल कर चुके हैं। जहां गजा में इस वक्त शदीद तबाही, भूख और इंसानी हकूक के फुकदान की वजह से न जाने कितने लोग हर रोज मर रहे हैं, वहां इस रिकॉग्नाइजेशन का क्या कोई इम्पैक्ट होगा? तो जवाब है नहीं, क्योंकि ये रिकॉग्नाइजेशन सिंबॉलिक है। किसी भी रियासत को तब तक आजाद रियासत की हैसियत से कबूल नहीं किया जाएगा जब तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वो उसके हक में वोट दें। अब कितने लोग ये चीज जानते हैं कि इस वक्त जो वीटो पावर अमेरिका के पास है, वो इसे यूज करते हुए फलस्तीन को कभी भी एक इंडिपेंडेंट रियासत नहीं बनने देगा। मींस वो यूएन का मेंबर नहीं बनने देगा फलस्तीन को। और जब तक फलस्तीन ऑफिशियली तौर पर पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज नहीं हो जाएगा, उससे वो हकूक नहीं मिल पाएंगे जो उसे मिलने चाहिए। अमेरिका तो वो है जिसके पास अगर सीज फायर के लिए रेजोल्यूशन आती है तो वो उसको वीटो कर देता है। ये तो फिर फलस्तीन को बहैसियत रियासत तस्लीम करना है। और कई बार अमेरिका ये बात कह चुका है कि वो अभी फलस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं। मींस इनके बैक ऑफ द माइंड ये प्लान है कि ये फलस्तीन को सफ़े हस्ती से खत्म करना चाहते हैं। यही रीजन है कि ये लोग सीज फायर नहीं होने दे रहे। माना यूरोप की जानिब से ये जो रिकॉग्नाइजेशन के ट्वीट्स किए जा रहे हैं, जो मैसेजेस थ्रो किए जा रहे हैं, वो एक सिंबॉलिक जेस्चर्स हैं, बट ये भूलना नहीं चाहिए कि ये एक मजलूम की आवाज बनने की पहली सीढ़ी भी हो सकते हैं। क्योंकि अब एक नया फैक्टर सामने आ रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज का ओपिनियन चेंज हो रहा है। जहां 7 अक्टूबर के अटैक के बाद सब इजराइल के साथ खड़े थे, वही लोग अब कंडेम कर रहे हैं इजराइल को। और कहीं ना कहीं इजराइल के जो जेनोसाइड से रिगार्डिंग एक इम्पैक्ट पड़ा है फलस्तीन पर, इस वजह से वो ममालिक जो फलस्तीन को कभी सपोर्ट ही नहीं करते थे, वो भी इंसानी हकूक के लिए आवाज बुलंद कर रहे हैं और इसराइल पर सैंक्शंस तक लगाने की बात कर रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज जैसे स्पेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, इन्होंने इसराइल के खिलाफ न सिर्फ बाइकआउट की बात की है बल्कि सैंक्शंस लगाने की भी बात की है। क्योंकि यूरोप में एक सिंगिंग कॉन्टेस्ट होता है जो कि एनुअली कंडक्ट किया जाता है। ये कंपटीशन यूरोपियन ब्रॉडकास्टिंग यूनियन जो है वो कंडक्ट करवाती है। इस कॉन्टेस्ट में इसराइल की पार्टिसिपेशन से रिगार्डिंग भी बाइकआउट की धमकियां दी जा रही हैं यूरोप की कुछ कंट्रीज की जानिब से कि इसराइल इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा जब तक वो फलस्तीन में अपने जेनोसाइड को खत्म नहीं करेगा। जैसा मैंने ऊपर कहा कि यूरोप की रिकॉग्नाइजेशन एक सिंबॉलिक जेस्चर जरूर है,
लेकिन मजलूम की आवाज बनने की पहली सीढ़ी हो सकता है। यूके का फोरफ्रंट पर आकर फलस्तीन को तस्लीम करना एक इम्पैक्टफुल जेस्चर है, ऑल्दो सिंबॉलिक है बट इम्पैक्टफुल भी है, क्योंकि पिछले दिनों जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूके में विजिट किया तो उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई जिसमें डोनाल्ड ट्रंप और सामने कियर स्टारमर थे। इन दोनों की प्रेजेंस में एक रिपोर्टर ने स्टारमर से क्वेश्चन किया कि आप नेक्स्ट वीक का वेट क्यों कर रहे हैं फलस्तीन को एक्सेप्ट करने के लिए, आप आज ही एक्सेप्ट कर लें जब डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त मौजूद हैं। तो आप उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का बिहेवियर देखिए, जैसे ही कियर स्टारमर ने कुछ अल्फाज अपने मुंह से निकाले तो डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन से उन्हें थपकी दी, मींस के मेरे हक में बात करना या इस तरह की अप्रिसिएशन थ्रो की कि वो एक लॉयल पर्सन है और जो भी हुक्मरानी है वो ट्रंप के हाथों में है। यू कैन सी दैट कि किस तरह से ट्रंप का बिहेवियर जो था वो थोड़ी देर के बाद चेंज होना शुरू हुआ जब उनकी बात आगे मूव हुई और उन्होंने बताया कि ये स्टेट विजिट है, जबकि हम जुलाई में बता चुके थे कि हम सितंबर के लास्ट वीक में एक्सेप्ट करेंगे फलस्तीन को बहैसियत रियासत। इसका स्टेट विजिट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो फेस जस्टिस जो थे वो डोनाल्ड ट्रंप के जो एकदम ग्लो कर रहे थे वो फौरन से डाउन हो गए। ये ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन जो खुद परस्त हैं, ये क्या फैसले करेंगे दुनिया के? इनका तो वो हिसाब है आग लगे बस्ती में, ये है अपनी मस्ती में। इन लोगों ने क्या दुनिया में सॉल्यूशंस देने हैं, क्या पीस डील्स करवानी है? अभी अर्मानिया और अजरबैजान में डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस डील कंडक्ट करवाई और डोनाल्ड ट्रंप को इन दोनों ममालिक के नेम ही याद नहीं थे। याद भी कैसे रहते? बिकॉज ही इज अ नार्सिसिस्ट पर्सन। पीस डील में उन दोनों मुल्कों से ज्यादा तो उनका अपना जिक्र था। पीस डील का नेम ट्रंप रूल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड प्रॉस्पेरिटी था, मींस डील में उन दोनों मुल्कों का नाम कहीं भी नहीं था, डोनाल्ड ट्रंप का अपना नाम था। तो इसी वजह से अजरबैजान आबरबैजान हो गए और अर्मानिया अल्बानिया बन गया। To think that we settled Azerbaijan and Albania as an example, it was going on for years. ये लोग मुल्कों का फैसला करेंगे, इनके पास वीटो पावर है, ये डिसाइड करेंगे कौन टेररिस्ट है, किसको किस पे सैंक्शंस लगनी चाहिए, कौन सा मुल्क तरक्की करेगा, कौन सा मुल्क डाउनफॉल जाएगा। ये सारे के सारे इख्तियारात इन पावरफुल लीडर्स के पास हैं, इन पावरफुल कंट्रीज के पास हैं, जिन्हें ये तक नहीं पता कि इस वक्त क्या सिचुएशन है फलस्तीन में और साल्वेशन से बुरे हालात है। वहीं पे 6 टाइम जो है उन्होंने वीटो कर दिया है सीज फायर की रेजोल्यूशन को। ये लोग डिसाइड करेंगे वर्ल्ड का फ्यूचर, यूनिवर्स का फ्यूचर। जिनको ये टेररिस्ट कहेंगे वो टेररिस्ट होंगे और जिनको ये हीरो कहेंगे वो हीरो होंगे। ये वो लोग हैं जो पीस करवाने के लिए पहले अनरेस्ट क्रिएट करते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से बगराम एयरबेस मांग ली है। We're going to keep Bagram, the big air base, that one of the biggest air bases in the world. We gave it to him for nothing. We're trying to get it back, by the way. Okay, that could be a little breaking news. We're trying to get it back. इनसे आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो प्लीज इन्हें अपने फ्रेंड और फैमिलीज के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को फॉलो करना हरगिज मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।